छात्रों, ये शिक्षा शास्त्र विषय की कक्षा है जिसमें हम कक्षा BA तृतीय वर्ष का पेपर द्वितीय पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए, कक्षा BA तृतीय वर्ष पेपर द्वितीय सेकंड पेपर BA तृतीय वर्ष का विषय है शिक्षा शास्त्र और पेपर द्वितीय का शीर्षक है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। इस शीर्षक के अंतर्गत हम आज की कक्षा का टॉपिक लेवल ऑफ मेजरमेंट अर्थात मापन के स्तर आज हम पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम मापन के स्तर के बारे में जानेंगे। इसके पहले की कक्षा में हमने मापन के प्रकार, मापन का अर्थ एवं परिभाषा जाना था। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं मापन के स्तर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मापन के स्तर, ठीक है। H.S. स्टीवेंसन ने मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के कितने स्तर बताए? मापन के 4 स्तर बताए। H.S. स्टीवेंस ने, उनके अनुसार मापन के कितने स्तर बताए गए हैं? 4 प्रमुख स्तर बताए गए हैं और इन 4 प्रमुख स्तरों को हमारे लिए सीखना आवश्यक है। इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? उसका भी एक सॉलिड रीज़न है। क्या? सबसे पहला ये आपके सिलेबस में है, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जानना है। दूसरा, शैक्षिक मापन करते समय मापन को जो विभिन्न तरीकों या विभिन्न सूचनाओं या विभिन्न आंकड़ों को व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है, उन तरीकों के लिए हमें मापन के इन प्रमुख स्तरों के बारे में जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो हम मापन के दिए हुए उन 4 स्तर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कि पहला स्तर है नामित मापन, ठीक है। दूसरा स्तर है क्रमित मापन, तीसरा स्तर है इसमें अंतरित मापन और चौथा स्तर है इसमें आनुपातिक मापन। तो हम इन 4 स्तरों के बारे में पढ़ेंगे आज की कक्षा में, ठीक है। तो टॉपिक आज की कक्षा का है मापन के स्तर। मापन आप लोग बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। इसके पहले की कक्षा में मैंने पूरी तरह से मापन और उसकी परिभाषा को अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी वजह से उस कक्षा को नहीं देख पाए हैं तो कृपया करके पहले उस कक्षा को देखिए, वहाँ से मापन का अर्थ एवं परिभाषा को समझ लीजिए। तत्पश्चात इस मापन के स्तर के टॉपिक पर आप आइए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला टॉपिक इसमें है क्या? नामित मापन। नामित मापन, नॉमिनल मेजरमेंट, ठीक है। अब नॉमिनल मेजरमेंट में हमको क्या पढ़ना है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इनमें क्या होता है? नॉमिनल यानी कि हमें नाम या अंकन प्रदान करना होता है, कुल मिला के नाम प्रदान कर देना होता है। नामित मापन विधि में क्या करना होता है? नाम प्रदान कर देना होता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी गुणों, उसके विशेषताओं के आधार पर हमें क्या करना होता है? उनका नामांकन कर देना होता है, उन्हें कोई भी अंक प्रदान कर देना होता है, उन्हें कोई भी शब्द प्रदान कर देना होता है। इस तरीके के मापन को हम क्या कहते हैं? नामित मापन विधि या नामित मापन कहते हैं। ऐसा ही कुछ इसमें लिखा भी है, आप पढ़ पा रहे होंगे। देखिए क्या लिख रखा है। इनमें व्यक्तियों अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द या संकेत प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति, उनकी घटनाओं और कोई व्यक्ति अथवा घटनाओं को क्या करते हैं? किसी भी गुण या विशेषता के आधार पर हम क्या करते हैं? कोई भी नाम प्रदान कर देते हैं, कोई भी अंक प्रदान कर देते हैं, कोई भी शब्द प्रदान कर देते हैं, तो इसे हम नामित मापन कहते हैं। यह मापन की सबसे सरलतम विधि होती है, ऐसा आप समझ लीजिए। मापन की सबसे कैसी विधि होती है? सबसे सरलतम विधि कही जाती है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है इसमें, इनमें कोई क्रम या संबंध अंतर्निहित नहीं होता। कोई क्रम या संबंध की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। यह कैसा होता है? एक गुणात्मक मापन होता है। मापन के हमने 2 प्रकार बताए थे, एक गुणात्मक मापन बताया था और एक मात्रात्मक मापन बताया था।
तो ये किस प्रकार का मापन होता है? ये होता है गुणात्मक मापन। कैसा होता है? गुणात्मक मापन। ठीक है, और यह एक गुणात्मक मापन है तथा प्राप्त मानों या संकेतों से कोई भी गणितीय संक्रिया, मतलब नामित मापन से जो डेटा आपको मिलेगा उसका आप कोई गणितीय संक्रिया, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन आप उस पर नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से मतलब है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये कोई भी ऑपरेशंस या संक्रियाएं आप उन प्राप्त आंकड़ों पर नहीं कर पाएंगे। किन पर? जो कि नामित मापन के द्वारा आपने एकत्रित किए हुए हैं। ठीक है, गुणों के आधार पर मात्र विभिन्न समूहों या उप समूहों की रचना की जा सकती है। कैसे? गुणों के आधार पर क्या कर सकते हैं? विभिन्न समूहों या उप समूहों की रचना कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। जैसे शहरी, ग्रामीण, जैसे शहरी और ग्रामीण, यानी कि आपके पास काफ़ी सारे बच्चों का एक ग्रुप है और आपको उस ग्रुप को डिवाइड करना है, तो आपने मान लीजिए नामित मापन विधि के अनुसार 2 प्रकार के गुणों में विभाजित कर दिया। आपकी कक्षा में, आपके विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक ग्रुप उन बच्चों का जो ग्रुप शहरी क्षेत्रों से आते हैं, और एक ग्रुप उन बच्चों का जो ग्रामीण अंचल, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं और वहाँ से आते हैं। तो 2 पार्ट में आपने क्या किया? उनको बांट दिया। तो ये एक तरीके से मापन, नामित मापन हो गया। इसी प्रकार पूरे विद्यालय में मान लीजिए जितने भी बच्चे हैं महाविद्यालय में, उनमें कला वर्ग के बच्चों को अलग छांट दिया, विज्ञान वर्ग के बच्चों को अलग कर दिया, वाणिज्य वर्ग के बच्चों को अलग कर दिया। ये अलग अलग किया हमने। क्या, वैसे तो हमारे लिए सारे बच्चे हैं, छात्र हैं, लेकिन जब हमने उन्हें नामित मापन, हमें जब उन्हें विभक्त करना था या हमें उन्हें बांटना था, ग्रुपिंग करनी थी उनकी, तो हम इस आधार पर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम ग्रुपिंग कर सकते हैं लड़का एवं लड़की के आधार पर, क्योंकि छात्र तो लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। तो अब उसके आधार पर, लड़के के आधार पर भी, लड़की के आधार पर हमने उनका ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? नामित मापन विधि के या नामित मापन के प्रकार या तरीके हैं। ठीक है ना? इस तरीके से किया जाता है। चलो आगे देखो भाई, सेकंड क्या है? क्रमित मापन, मतलब ऑर्डिनल मीजरमेंट। क्रमित मापन, यह मापन कैसा होता है? गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होता है, जिस कारण विभिन्न श्रेणियां या उप समूहों में एक निश्चित क्रम होता है। विभिन्न श्रेणियों और उप समूहों में क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। वर्गों को कोई नाम या प्रतीक प्रदान करना पड़ता है। जो भी ग्रुप आया, अब जैसे हमने बच्चों को ग्रुप में बांट दिया, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग हमने बांट दिए, ये हमने नामित मापन कर दिया। अब हमको क्रमित मापन करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये गुणों की मात्रा के आकार पर निर्भर करता है। और इसमें हम क्या करेंगे? अब हम कला वर्ग का सबसे श्रेष्ठतम बच्चा कौन सा है, विज्ञान वर्ग का सबसे श्रेष्ठतम कौन सा है, और वाणिज्य वर्ग का सबसे श्रेष्ठतम कौन सा है। आप कहेंगे कला वर्ग में सर बहुत सी क्लासेस हैं, बीए भी है, बीए में भी 3 क्लासेस है, एमए है, एमए में भी 2 क्लासेस, ये कला वर्ग में आ गई। तो इन सभी इस वर्ग में मान लीजिए बीए का जो वर्ग है, बीए के वर्ग में सबसे श्रेष्ठतम बच्चा कौन सा है, ठीक है, औसत कौन सा है, कमज़ोर कौन सा है, या प्रथम श्रेणी का छात्र कौन सा है, द्वितीय श्रेणी का छात्र। तो ये क्या है? क्रमित मापन का प्रकार है। किसका प्रकार है? क्रमित मापन का प्रकार है। ठीक है ना? समझ पाए आप मेरी बात को? क्रमित मापन भी कैसा होता है? नामित मापन की तरीके गुणात्मक मापन है। कैसा है? नामित मापन की तरह कैसा है? गुणात्मक मापन है। इसमें प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या ज्ञात की जाती है। हर समूह में सदस्यों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है, किंतु गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, गणितीय लिख के है, और गणितीय होगा। गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं होती। जैसे नामित मापन में गणितीय नहीं होती, वैसे ही इसमें भी गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं है। आगे बढ़िए। अंतरित मापन। अंतरित मापन क्या है? यह मापन गुणों की मात्रा पर आधारित होता है। अंतरित मापन कैसा होता है? गुणों की मात्रा पर आधारित होता है, और गुणों की मात्रा इस प्रकार श्रेणीबद्ध की जाती है कि प्रत्येक श्रेणी में अंतर समान रहता है। मतलब गुणों की मात्रा में हम इस तरीके से उसको हम चेंज करते हैं कि उनमें जो अंतर होता है वो समान होता है। ठीक है ना? जैसे कि
प्रथम व द्वितीय श्रेणी के बीच का जो गैप होगा वही द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के छात्र के बीच का भी गैप होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो और शैक्षिक, और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है शैक्षिक एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिक की शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का जब समाधान करना होता है, शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का जब हमें समाधान करना होता है, अगर हम उस टॉपिक पर कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, ऐसे समय में जब हमें डेटा एकत्रित करना होता है और हमें जब मापन कर मनोवैज्ञानिक मापन करना होता है या शैक्षिक मापन करना होता है, उस कंडीशन में हम अंतरित मापन का प्रयोग कर रहे होते हैं। उस कंडीशन में क्या करना होता है? अंतरित मापन का प्रयोग करना होता है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ। इस मापन में जो शून्य या परम शून्य नहीं होता, क्योंकि यहाँ गुणों की मात्रा गुणों को मापा जा रहा है और किसी के भी गुण पूरी तरीके से शून्य परम शून्य नहीं हो सकते। ठीक है ना। अंतरित मापन में जो हमारे जो गुण आते हैं ना, उनमें जोड़ घटाव तो हो सकता है लेकिन गुणा भाग नहीं हो सकता। उनमें जोड़ घटाव तो हो सकता है लेकिन उनमें गुणा भाग नहीं हो सकता। अंतरित मापन का जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ग्रेडिंग, जैसे ABCDE 4 प्रकार की ग्रेडिंग दे दी गई। कैसी ग्रेडिंग दे दी गई? 4 प्रकार की या 5 प्रकार की ग्रेडिंग है, और सभी ग्रेडिंगों में देखो अंतर समान है। जैसे पहली ग्रेड A ग्रेड अगर किसी को मिला तो 100 से 80 अंक के मध्य में अगर आ रहा है तो उसे ग्रेड A मिला। देखो गैप कितने का है? गैप है सिर्फ 20 का। 100 से 80 के बीच में 20 का गैप है। तो 100 से 80 के बीच में जो मान लीजिए किसी छात्र ने अंक प्राप्त किए 100 से 80 के बीच में, तो उसे हमने क्या ग्रेड दे दिया? हमने A ग्रेड दिया। 80 से 60 के बीच में यदि किसी ने अंक प्राप्त कर रहा है तो हमने कौन सा ग्रेड दे दिया? B ग्रेड दे दिया। क्या दे दिया? B ग्रेड दे दिया। 60 से 40 में अगर कोई प्राप्त कर, देखिए 80 से 60 में भी 20 का ही गैप है, 100 से 80 में भी 20 का ही गैप था। और अंतरित मापन का अर्थ भी यही होता है कि गैपिंग आपकी इक्वल रहे, हर जगह पे क्या रहे? इक्वल रहे। और 80 से 60 में भी क्या हुआ? आपका जो हमने ग्रेड था, हमने ग्रेड दिया उसको B, गैपिंग कितनी है? 20। फिर आइए आगे, जो C ग्रेड है, C ग्रेड वाले को भी देखो क्या है, अगर यदि किसी ने 60 अंक से 40 अंक में के मध्य में प्राप्ति की है, 60 से 40, देखो यहाँ पे कितना गैप दिखाई पड़ रहा होगा? 20 का गैप दिख रहा होगा। तो भी हमने क्या प्राप्त दिया? उसको C ग्रेड दिया। यहाँ 20 का गैप आ रहा है। अंतरित मापन यहाँ पे भी फिट बैठ रहा है, क्योंकि अंतरित मापन की सबसे बड़ी शर्त होती है कि गैपिंग इक्वल होनी चाहिए। डी ग्रुप, जब डी ग्रेड किसी को मिला तो उसको 40 से 20 के बीच में नंबर मिल रहे हैं। ई ग्रुप मिला तो 20 से 0 के बीच में होना चाहिए था। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, 10 लिख गया है, क्योंकि उसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा, जो गैप है वो इक्वल नहीं रह जाएगा। तो गैप इक्वल रखने के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो ई ग्रुप किसी को या ई ग्रेड जिसको मिला उसके अंक क्या है? 0 से लेकर 20 के मध्य में यदि हैं उसके अंक, तो आप मान लीजिए वो क्या है? उसे ई ग्रुप, ई ग्रेड मिल रहा है। तो इस टेबल को देखकर आप ये समझ पा रहे होगे कि सब में 20 20 20 20 20 का गैप आ रहा है। और अंतरित मापन भी देखो यहाँ क्या कहता है? अंतरित मापन कहता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर समान रहता है, अंतर समान रहता है। और इन इकाइयों में शून्य का अर्थ परम शून्य या पूर्ण गुण विहीनता नहीं होता। अब शून्य और परम शून्य और गुण विहीनता क्या, जरा ये समझ लो। देखो, जैसे कोई छात्र है, उसका हमने गणित का परीक्षा लिया, एक छात्र नहीं, हमने मान लीजिए एक पूरा ग्रुप है और यह हमारी कक्षा है, हमारी कक्षा के सभी छात्रों का हमने क्या किया? हमने गणित की परीक्षा ली। क्या ली? गणित की परीक्षा ली। अब जब गणित की परीक्षा ली हमने, तो सभी बच्चों ने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया, हमने कॉपी चेक करी। एक बच्चे के 0 अंक आए, एक बच्चे के 0 अंक आए, बाकी सब ने, किसी ने 5 अंक, 10 अंक, 15 अंक, 20 अंक, जिस प्रकार से जिसने प्राप्त किए सब। एक बच्चे के 0 अंक आए। तो अब हम क्या मानेंगे कि इस बच्चे का जो मतलब जो इसका गुण है वो परम शून्य है, अर्थात गणित के मामले में बिल्कुल शून्य है। क्या हम ऐसा मान लेंगे? तो ऐसा हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि परम शून्य या गुण विहीनता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो छात्र है
वो छात्र जो परीक्षा ली गई या उस परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उस प्रश्नों को वो हल कर पाने में सफल नहीं हुआ या उन प्रश्नों का उत्तर उसे नहीं आता था, इस वजह से उसने 0 अंक उसको प्राप्त हुए। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि गणित विषय में वो पूरी तरह से गुणविहीन है, गणित नाम पर उसे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि गणित में तो गिनतियां भी होती हैं, छोटे से जोड़ घटाव भी होते हैं। अगर छोटा सा जोड़ घटाव भी उसको आता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुणविहीन है, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पर्टिकुलर उस परीक्षा में उसको जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों को हल करना उसे नहीं आता था या उन प्रश्नों के उत्तर उसे नहीं आते थे। ये होता है गुणविहीनता और गुणविहीनता और क्या होता है, परम शून्य। ठीक है, चलो नंबर 4 पर आ जाओ। आनुपातिक मापन क्या है? रेशियो मेजरमेंट। रेशियो मेजरमेंट कहता है यह सर्वाधिक परमार्जित मापन है, यानी सबसे बेहतर वाला, और जिसमें अंतरित मापन के लक्षण के साथ साथ परम शून्य भी होता है। अंतरित मापन के लक्षण भी होते हैं गैपिंग वाले, और परम शून्य भी यहाँ पर है। अब कैसे परम शून्य? शून्य का अर्थ अस्तित्वहीनता होता है। अनुपातिक मापन में प्राप्त मापों की अनुपातिक तुलनीयता होती है और यह मापन परिणामों का अनुपात के रूप में व्यक्त करता है। अधिकांश भौतिक चरों का मापन कैसा होता है? अनुपातिक स्तर का होता है। तो जो कई सारे भौतिक चर होते हैं, कई भौतिक चर जो हैं, उनका मापन कैसा होता है? अनुपातिक स्तर का होता है। और अनुपातिक मापन कल्पित ना होकर, शून्य ना होकर वास्तविक तथा परम शून्य होता है। कैसा होता है? परम शून्य। और इनमें जो प्राप्त परिणाम होते हैं, इनके द्वारा जो प्राप्त परिणाम होते हैं, उनमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। क्या किया जा सकता है? सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं संभव हैं। तो ये है आपका आनुपातिक मापन। कौन सा मापन था ये? आनुपातिक मापन, रेशियो मेजरमेंट। ठीक है, तो आज की कक्षा के साथ साथ हमने क्या जाना? मापन के प्रमुख स्तर। मापन के स्तर में कौन कौन से? नामित मापन जान लिया, क्रमित मापन पढ़ा, अंतरित मापन पढ़ा और आनुपातिक मापन भी पढ़ा। ठीक है, चलिए तो फिर आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के साथ में अगली कक्षा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।